हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो? चलो, बहुत दिक्कतें आ रही थी पेज नोटबुक में पढ़ने से आप लोगों को, तो चलो आज अपन बात करते हैं बोर्ड पे ही। क्या पढ़ रहे थे? क्वांटम के अंदर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी और प्रकाश विद्युत इक्वेशन अपन ने निकाली थी। निष्कर्ष पढ़ रहे थे अपन उसके। चलो, प्रकाश विद्युत इक्वेशन क्या बात कर रहे थे अपन? टॉपिक क्या था अपने पास? कण यांत्रिकी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्ष। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्ष की बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग के अनुसार आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति से या तो अधिक होगी या फिर उसके बराबर होगी। ठीक है, उसके अपन ने कुछ ऐसे इक्वेशन निकाली थी। 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था और इसकी जो भी स्टोरी थी वो मैं आप लोगों को सुना चुकी थी कि क्या बोला था मैंने। देखो, ये वाली इक्वेशन निकाली थी, इसकी मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को बता दी थी। अब उस स्टोरी को क्या करते हैं अपन? लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं। चलो, क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन से प्रदर्शित होता है, क्या इस इक्वेशन से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश की आवृत्ति न्यू को क्या करेंगे? प्रकाश की आवृत्ति न्यू को दहली आवृत्ति से कम कर देंगे या फिर कम कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा? किसकी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। देखो क्या बताया था, इस इक्वेशन तक अपन लोगों ने बात कर ली थी। चलो, इसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर प्रकाश की आवृत्ति को, यानी कि कहने का मतलब इस इक्वेशन के अंदर इस वाली फ्रीक्वेंसी को मैं कम कर दूँ, क्या कर दूँ? इस वाली इक्वेशन को दहली आवृत्ति से अगर मैं कम कर दूंगी तो ये जो गतिज ऊर्जा है ना इलेक्ट्रॉन की, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवृत्ति जो होती है दहली आवृत्ति के, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो आवृत्ति होती है वो इस दहली आवृत्ति के या तो क्या होगी? इक्वल में होगी या फिर इससे क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अपना कौन सा पॉइंट था? फर्स्ट पॉइंट था। तो कण यांत्रिकी दहली आवृत्ति की सफल व्याख्या करता है। क्या करता है? कण यांत्रिकी दहली आवृत्ति की सफल व्याख्या करता है। ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, देखो लिखना नहीं है, लिख लेना तुम लोग। ओके, अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, ये भी तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ही है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश की आवृत्ति न्यू को बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। क्या? प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखो लिखते हैं, चलो अपन प्रकाश विद्युत इक्वेशन H न्यू इक्वल ओमेगा W नोट प्लस 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। ये अपनी क्या है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो देखो यहाँ पे आइंस्टीन जी क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इस प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया, क्या कर दिया? अगर यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है,
अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो प्रकाश की आवृत्ति के क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। यही अपन ने प्रयोग में पढ़ा था और यही अपन इसके निष्कर्ष में पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स इस वाले प्रयोग को भी समझाने में सफल रही। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। आइंस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पर या फिर एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। क्या, किसके अनुसार, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, अर्थात प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल। चलो इसको लिख लेते हैं। आइंस्टीन के अनुसार थर्ड पॉइंट है अपना, आइंस्टीन के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के साथ, एक फोटोन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, अर्थात प्रति सेकंड, अर्थात प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या, क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या, आपतित फोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी, n हो तो प्रकाश की तीव्रता, आपतित फोटोनों की संख्या n हो तो, स्मॉल n हो तो प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। तीव्रता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। की जाती है। इक्वेशन क्या होगी, I इक्वल एन एच न्यू वाट पर मीटर सेकेंड, सॉरी वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये वाली क्या हो जाएगी, अपनी इक्वेशन हो जाएगी। ये किसने निकाला, ये तो आइंस्टीन ने बताया। ठीक है, वहाँ पे अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था प्रयोग के अंदर, क्या पढ़ा था, n क्या है, यहाँ पे फोटोन की संख्या है। तो कहने का मतलब, और वहाँ पे मैंने आप लोगों को तीव्रता भी क्या बताया था और आवृत्ति क्या बताई थी, आवृत्ति बताई थी फोटोन की ऊर्जा, और तीव्रता मैंने आप लोगों को क्या बताया था, फोटोन की संख्या। तो यहाँ पे भी देखो टॉपिक क्या बोल रहा है अपने, कि आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन के साथ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, अर्थात प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या n हो तो प्रकाश की तीव्रता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। अब देखो n बढ़ेगा, कहने का मतलब फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ती है अर्थात फोटोन की संख्या बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे n फोटोन की संख्या, तीव्रता फोटोन की संख्या,
n को बढ़ाओगे तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगी, अर्थात तीव्रता बढ़ेगी अर्थात n की संख्या बढ़ेगी। क्लियर है? बढ़ेगी। तो निकलने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। आप लोगों को मैं वो वाला डायग्राम बता चुकी हूँ, बहुत बार समझा भी चुकी हूँ, तो इतना डीपली में समझाना शायद पॉसिबल नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, क्या होगा? अगर n बढ़ा तो आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ी तो n बढ़ा। अगर ये दोनों मतलब आवृत्ति ही बढ़ी या फोटोन की संख्या बढ़ी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि प्रकाश विद्युत धारा जो होती है वो तीव्रता के समानुपाती होता है। ये थर्ड पॉइंट अपन ने प्रयोग के अंदर थ्योरेटिकल वाले पार्ट के अंदर भी पढ़ा था और ये प्रयोग अपन इस निष्कर्ष के अंदर भी पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता जो होती है, प्रकाश विद्युत धारा जो होती है वो तीव्रता की क्या होगी? समानुपाती होगी। ठीक है, यही बात अपन ने प्रयोग में पढ़ी थी और ये रहा उसका मैथमेटिकल प्रूफ। ठीक है, तो वो तो अपन ने पढ़ी थी और क्लासिकल के बाद ये क्वांटम जो है ये इसकी क्या कर रहा है? सफल व्याख्या कर रहा है। तो कहने का मतलब अपन ने प्रयोग के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था थर्ड पॉइंट, वो प्रयोग में भी सही था और ये आइंस्टीन ने भी इसको सही कर दिया। वहाँ पे प्रयोग में अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ा था और यहाँ पे इसका ये मैथमेटिकल प्रूफ अपने पास है। ठीक है, कहने का मतलब आई क्या है यहाँ पे? प्रकाश विद्युत धारा और ये तीव्रता की क्या हो जाएगी? समानुपाती होगी। क्लियर है? चलो अब अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहाँ एक फोटोन, फोर्थ पॉइंट कौन सा? अपना थर्ड पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। यहाँ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। क्या करता है? यहाँ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, अर्थात फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा, क्या बोला मैंने? यहाँ एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। तो कहने का मतलब फोटोन जो है वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन उसी समय पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। वो ही फोर्थ पॉइंट जो अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर पढ़ा था कि फोटोन आपतित करते हैं, फोटोन आपतित करते ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनाया होगा, वहाँ पे बनाया था। तो यही निष्कर्ष के अंदर अपने पास कौन सा पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट है। यदि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, ध्यान से सुनना, यदि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो वो जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? अपनी सारी ऊर्जा दे देता है। अगर सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन उसी समय क्या होगा? पृष्ठ से, देखो इलेक्ट्रॉन उसी समय पृष्ठ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब कि समय अर्थात यहाँ समय पश्चता यानी टाइम डिले नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक फोर्थ पॉइंट? चलो अब अपन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। ठीक है, देखो फिफ्थ पॉइंट के ऊपर अपन लोगों के क्वेश्चन भी बनता है और वो क्वेश्चन आप लोगों के 2 या 4 या 6 साल में 2-3 बार आ भी चुका है। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों के आ भी चुका है? देखो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, प्रकाश विद्युत क्या लिखेंगे? प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्लांक कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रकाश विद्युत समीकरण से प्लांक कांस्टेंट
कैसे ज्ञात किया जाता है? कैसे ज्ञात किया जाता है, समझाइए। इसका आंसर अपन लिखेंगे और यही निष्कर्ष का 5th पॉइंट होगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन भी है और ये निष्कर्ष का अपना क्या है, 5th पॉइंट भी है। किया जाता है, समझाइए। चलो आ जाओ। अपन ने वहाँ पे पीछे एक निर्वातित नली ली थी। निर्वातित नली के अंदर अपन ने 2 प्लेट ली थी, P1 और P2 लिया था। तो देखो ऐसे कुछ था अपने पास। ये अपन ने कोई क्या किया था, निर्वातित नली ली थी। ओके, इस निर्वातित नली पे अंदर अपने पास 2 प्लेट थी। यहाँ से फोटोन आपतित किया था, इलेक्ट्रॉन निकला था। अरे भाई निकला था कि नहीं निकला था। चलो अब इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी है अपने पास, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो 5th पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको यहाँ पे पहुँचने से रोकना है। अपने को क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको संग्राहक प्लेट पर पहुंचने से रोकना है। कहने का मतलब कि इस धारा का मान अपने को क्या करना है, 0 करना है। और ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि नहीं बताया था। चलो बात करते हैं अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आ रहा है, तो 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहा है तो यहाँ प्रकाश विद्युत धारा का मान भी तेजी से बढ़ रहा है। अब मुझे यहाँ पे इतनी वोल्टता लगानी है कि ये इलेक्ट्रॉन है जो धीमे पड़ जाए। क्या हो जाए, ये जो तेजी से आ रहा है इसकी गति क्या हो जाए, धीमी हो जाए। तो जितनी ऊर्जा के साथ आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जितनी ऊर्जा के साथ आ रहा है उतनी ऊर्जा अगर मैं इसके सामने से लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करा, अगर इलेक्ट्रॉन ये गति नहीं करेगा तो यहाँ पे फोटो या प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं पहुँचेगा। अगर प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं पहुँचेगा तो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। और आपने पढ़ा था कि निरोधी विभव पर क्या, ये अपना नेगेटिव पॉइंट है। अगर इस नेगेटिव पॉइंट पर निरोधी विभव या वोल्टता का मान 0 होता है। अब इस वोल्टता को ऊर्जा के रूप में कैसे लिखेंगे अपन, देखो V = W/Q। ठीक है, इस ऊर्जा को अपन कैसे लिखेंगे, निरोधी विभव पर जो वोल्टता अपने को प्राप्त हुई है वो वोल्टता 0 होती है। इस वोल्टता को ऊर्जा के रूप में अपन लिखेंगे कैसे, V = W/Q। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, ये आवेश चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा, ये कहने का मतलब कार्य क्या होती है, ऊर्जा का ही तो एक रूप होता है, ऊर्जा कार्य का ही तो एक रूप होता है। तो इस कार्य को अपन क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा बोल सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे ऊर्जा निकालनी है तो क्या हो जाएगा, W = VQ हो जाएगा। तो मैंने V को Q से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उस वोल्टता के कारण ऊर्जा आपस में बराबर हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन वहीं रुकेगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से आ रहा है, तेज गति से आएगा तो धारा भी तेज गति से बहेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे रोकने के लिए क्या करूँगी, ये जो ऋणात्मक पॉइंट है ना, इसको ऊपर सामने, ये जितनी ऊर्जा लेके आ रहा है उतनी ही ऊर्जा मैं इसके सामने से क्या कर दूँगी, इस पर लगा दूँगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा। और ऊर्जा कब लगाऊंगी, यहाँ पे निरोधी विभव V0 या वोल्टता का मान अगर मैं ज़्यादा कर दूँ
तो यहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहीं पे रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक जाएगा तो इसके अंदर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है। अब शून्य हो जाएगा तो मैं इसको वोल्टता के रूप में ऐसे लिख सकती हूँ, V = W/Q। अब कार्य ऊर्जा मेरे को निकालनी है इस फॉर्मूले से, तो W = क्या हो गया, VQ। कार्य ही क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है, तो कार्य को मैंने क्या कर दिया, ऊर्जा बोल दिया, और VQ। ठीक है। अब देखो, यदि संग्राहक प्लेट पर लगाई गई निरोधी वोल्टता V0 है, ये कौन सा संग्राहक प्लेट है, ये आप लोगों ने भी पढ़ा था कि सेकंड जो प्लेट होती है वो कौन सी होती है, संग्राहक प्लेट होती है। तो संग्राहक प्लेट पर यदि मैं निरोधी वोल्टता V0 लगा दूं, V0 है, तो इस वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य होता है। अतः यह तभी संभव है जब संग्राहक प्लेट पर लगाई गई वोल्टता उत्पन्न, ये चीज़ तभी संभव होगी जब संग्राहक प्लेट पर लगाई गई वोल्टता के कारण उत्पन्न ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए। तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि बेसिक सी चीज़ें, इसको रोकने के लिए यहाँ पे अपने को ये निरोधी वोल्टता ही या निरोधी विभव ही लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, यदि संग्राहक प्लेट पर निरोधी विभव जोड़ दूँ, संग्राहक प्लेट पर निरोधी विभव या वोल्टता V0 है, तो वोल्टता पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, और यह तभी संभव है जब इस वोल्टता संग्राहक प्लेट पर लगाई गई वोल्टता के कारण उत्पन्न ऊर्जा, इसी के कारण यहाँ पे उत्पन्न ऊर्जा E की गतिज ऊर्जा का मान, इसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना है, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर के तुल्य हो, क्या हो, तुल्य हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि संग्राहक प्लेट पर निरोधी वोल्टता V0 है तो धारा का मान शून्य होगा, और ये कब संभव है, जब इस निरोधी वोल्टता के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, निरोधी वोल्टता ये है और इलेक्ट्रॉन की ये है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ये है, ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए, तो अपना क्या कहलाता है, ये प्रकाश विद्युत समीकरण जो आइंस्टीन है वो इसको समझाने में भी क्या रहा, अपना सफल रहा। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई कि फिफ्थ पॉइंट कहाँ से आया, ये देख लेना। थ्योरी में आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगी, यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा ऐसे। क्लियर है यहाँ तक, ये वाली इक्वेशन कैसे आई, चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। संग्राहक प्लेट पर निरोधी वोल्टता V है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होगा, और ये तभी संभव होगा जब संग्राहक प्लेट जब निरोधी वोल्टता V0 इलेक्ट्रॉन के कारण निरोधी वोल्टता V0 इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए, तो ये वाली कंडीशन मतलब प्रकाश विद्युत धारा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना शून्य हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो देखो अपनी इक्वेशन क्या आई यहाँ पे, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल EV0। ओके, इसको मैंने इक्वेशन बोल दिया 1। एक आप लोगों ने प्रकाश विद्युत समीकरण भी पढ़ी थी पीछे, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या थी, प्रकाश विद्युत समीकरण से वो इक्वेशन क्या थी अपनी, 1/2, वो भी गतिज ऊर्जा के तुल्य ही थी, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल क्या था, h न्यू माइनस h न्यू नोट। ये वाली इक्वेशन थी ऐसे कुछ, इसको इक्वेशन दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो। कहने का मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा अपने पास, ए वी नोट इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगी, निकालना क्या है, निरोधी विभव या निरोधी वोल्टता है तो निकालनी है अपने को। तो वी नोट इक्वल क्या आ जाएगा, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। ओके, अब देखो ये इक्वेशन आई अपने पास 3। अब इस इक्वेशन के अंदर अपन एक ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे वी नोट को कहाँ रख देंगे, वाई एक्सिस पर रखेंगे। ठीक है, और इस न्यू को कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पर रखेंगे। अगर इसको वाई एक्सिस पे और इसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो एच अपॉन ये अपने पास एक क्या प्राप्त होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। तो एच ये अपने पास क्या हो जाएगी, एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, और इस सरल रेखा को मैं बोलूँगी स्लोप। क्या बोलते हैं अपन इसे, एच अपॉन ई जो सरल रेखा अपने को बनेगी इसको मैं क्या बोलूँगी, स्लोप। क्लियर है यहाँ तक। चलो देखो एक बार इसको, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, देखो क्या निकाला अपन ने, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन कल। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।